हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी के 2023 के इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज करेंगे। 2024 के पीवाईक्यूज मैंने पार्ट फर्स्ट में करा दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल ही के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। कथन सेकंड है, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। तो इसमें ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। कोविड महामारी यानी कि विश्व महामारी के बाद के हाल ही के विगत काल में विश्व भर में अनेक केंद्रीय बैंकों ने महामारी के उपरांत की मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। उदाहरण के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने मई 2022 से कई बार दरों में बढ़ोतरी कर चुकी है। केंद्रीय बैंकों को आमतौर पर वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने का कार्य सौंपा जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा आर्थिक उतार चढ़ाव का प्रबंधन करने तथा मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बाध्यकरण या स्टेरिलाइजेशन के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए खुला बाजार कार्रवाई का संचालन, ऑप्शन बी है निपटारा और भुगतान प्रणालियों की निगरानी, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ऋण एवं रोकड़ प्रबंधन, ऑप्शन डी है गैर बैंक वित्तीय संस्थानों के कार्यों का विनियमन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। व्याख्या देख लेते हैं। बंध्यकरण या स्टेरिलाइजेशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में प्रवेशित नवीन मुद्रा को प्रभावहीन करने हेतु बैंकिंग प्रणाली से मुद्रा का निर्गमन करता है। क्लासिकों यानी बंध्याकरण में केंद्रीय बैंक खुला बाजार कार्रवाई जैसे मौद्रिक उपकरणों का प्रयोग करता है। सामान्यतः आरबीआई बांध्यकरण के लिए बाजार स्थिरीकरण योजना को अपनाता है। बाजार स्थिरीकरण योजना इसमें बड़ी पूंजी के प्रवाह से उत्पन्न अधिशेष तरलता को अल्प दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सरकारी बॉन्ड बाजार, सेकंड है सिप्रावधि द्रव्य बाजार यानी कि कॉल मनी मार्केट, थर्ड है कोष पत्र बाजार यानी ट्रेजरी बिल मार्केट, और फोर्थ है स्टॉक बाजार। तो पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3, डी है केवल 4। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल 2। इसमें सरकारी बॉन्ड बाजार और स्टॉक बाजार शामिल है। व्याख्या देख लेते हैं। सरकारी बॉन्ड बाजार पूंजी बाजार का एक हिस्सा है। शीघ्र अवधि दृश्य कॉल मनी दर वह दर है जिस पर धन को अल्पकालिक ऋण के रूप में लेकर बाजार में दिया जाता है। कोष पत्र ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक ऋण प्रतिभूतियां हैं जिनको परिपक्वता अवधि 1 वर्ष की होती है। इन्हें सबसे सुरक्षित प्रकार का द्वितीय बाजार साधन माना जाता है। स्टॉक मार्केट पूंजी बाजार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए है अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश कार्यनीति, ऑप्शन सी है एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम जो वहां उत्पन्न होता है जहां पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है, ऑप्शन डी एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। तो इसमें ऑप्शन डी ही सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। वित्त के संदर्भ में बीटा शब्द का आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें शेयर बाजार के समग्र रूप से बढ़ने या घटने पर किसी व्यक्तिगत संपत्ति के उतार चढ़ाव को मापा जाता है। इसका उपयोग जोखिम की माप के रूप में किया जाता है और यह कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का एक अभिन्न अंग है। उच्च बीटा वाली कंपनी में अधिक जोखिम होता है और अधिक अपेक्षित रिटर्न भी होता है। बीटा गुणांक की गणना प्रतिभूति के प्रतिफल के सहप्रसरण में के गुणनफल और एक निर्दिष्ट अवधि में बाजार के प्रतिफल के प्रसरण द्वारा होने वाले प्रतिफल को विभाजित करके की जा सकती है। एक प्रकार का ऐसा प्रणालीगत जोखिम जो तब होता है जब परफेक्ट हेजिंग संभव नहीं होती, आधार जोखिम कहा जाता है। जोखिम बनाम लाभ को संतुलित करने हेतु किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को निवेश रणनीति को एसेट एलोकेशन कहा जाता है। कीमतों में होने वाले अंतर से लाभ प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्लेटफॉर्मों, एक्सचेंजों या स्थानों से एक साथ संपत्ति की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को आर्बिट्रेज कहा जाता है। ऐसा संख्यात्मक मान जिसे किसी स्टॉक के उतार चढ़ाव को समग्र स्टॉक मार्केट में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है, बीटा कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट है स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। सेकंड है किसी SHG में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। थर्ड है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SHG को समर्थन देते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी है केवल 2, सी है सभी 3, डी है कोई भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल 2। स्वयं सहायता समूह या SHG लगभग 2 दशक एक प्रसिद्ध अवधारणा बन गई है। देश के आर्थिक विकास को गति देने में स्वयं सहायता समूह की अपनी भूमिका है। स्वयं सहायता समूह अब एक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। हम बांग्लादेश में डॉक्टर महमूद यूनुस द्वारा स्थापित स्वयं सहायता समूह की अवधारणा की उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं। भारत ने बांग्लादेश के मॉडल को संशोधित रूप में अपनाया है। वर्ष 1970 में अहमदाबाद में सेवा यानी स्वयं नियोजित महिला संगठन की संस्थापक सदस्य इलाबेन भट्ट ने महिला एवं सूक्ष्म वित्त की अवधारणा विकसित की थी। महाराष्ट्र में अन्नपूर्णा महिला मंडल और तमिलनाडु में कामकाजी महिला मंच तथा कई राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड प्रायोजित समूह ने सेवा द्वारा निर्धारित पथ का अनुसरण किया है। वर्ष 1991 से 92 में नाबार्ड ने बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना शुरू किया जो SHG आंदोलन के लिए वास्तविक अनुकरण बिंदु था। वर्ष 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी स्वयं सहायता समूह को बैंकों में बचत खाते खोलने की अनुमति दी। ऐसे समूह उन सदस्यों के लिए सामूहिक सुनिश्चितता प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं जो संगठित स्रोतों के ऋण लेने का प्रस्ताव रखते हैं। निर्धन लोग अपनी बचत पूंजी को बैंकों में जमा करते हैं जिसके बदले में उन्हें अपनी सूक्ष्म इकाई उद्यम शुरू करने के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर आसानी से ऋण प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारे 2023 के PYQ समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2022 के भी करा दूंगी। थैंक यू एवरीवन।